औरंगजेब भारतीय इतिहास का शायद सबसे पेचीदा और सबसे ज्यादा बंटा हुआ नाम। एक ऐसा बादशाह जिसकी विरासत इतनी उलझी हुई है कि आज भी उस पर तीखी बहस छिड़ जाती है। तो चलिए आज इसी पहेली को, इसी उलझे हुए किरदार को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, नायक या खलनायक? है ना अजीब बात कि कैसे एक ही इंसान को कुछ लोग एक महान हीरो की तरह देखते हैं तो वहीं कुछ लोग उसे एक क्रूर विलन मानते हैं। आइए इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ क्या है, अपने ही परिवार की हत्या, मंदिर तोड़ने के इल्जाम और पिता को उम्र भर के लिए कैद कर देना। दूसरी तरफ उसी शासक ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पर राज किया, साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया और सती प्रथा जैसी बुराई पर रोक भी लगाई। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये विरोधाभास ही औरंगजेब की कहानी की असली जड़ है। तो आखिर औरंगजेब सत्ता तक पहुंचा कैसे? देखिए, मुगलों में एक बात साफ थी कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसे ही गद्दी मिलेगी। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं था और इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब भी बादशाहत की बात आएगी तो भाइयों के बीच एक खूनी जंग होना लगभग तय था। और ये जो तारीखें हैं, ये औरंगजेब की कह सकते हैं क्रूरता और उसकी तेजी को दिखाती हैं। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर उसने अपने सभी दावेदार भाइयों को रास्ते से हटा दिया। 1658 में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बड़े भाई दारा शिकोह को हराया और मरवा दिया। अगले ही साल 1659 में शाह शुजा का नंबर आया और 1661 तक तो उसने अपने उस छोटे भाई मुराद बख्श को भी नहीं छोड़ा जिसने इस जंग में उसका साथ दिया था। उसे भी हत्या के इल्जाम में मरवा दिया। और फिर सत्ता की इस भूख का सबसे बड़ा सबूत, अपने ही पिता सम्राट शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उन्हें शासन के लिए नाकाबिल बताकर आगरा के किले में कैद कर दिया, वो भी उनकी जिंदगी के आखिरी 8 सालों के लिए। बस इस एक कदम के बाद पूरे मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब की पकड़ मजबूत हो गई। अच्छा, तो ये तो थी सत्ता हासिल करने की कहानी, लेकिन इस क्रूरता से बिल्कुल अलग एक और तस्वीर भी है। औरंगजेब का जो 49 साल का लंबा शासन था, वो मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड, मतलब उसका शिखर भी माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि उसके दौर में साम्राज्य ने असल में क्या-क्या हासिल किया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25%। इसका मतलब है कि उस वक्त पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, उसका 1/4 हिस्सा अकेले मुगल साम्राज्य यानी कि भारत पैदा कर रहा था। ये उस दौर की एक ग्लोबल सुपर पावर होने जैसा था। और हाँ, यही वो बेशुमार दौलत थी जिसने औरंगजेब की लंबी लंबी लड़ाइयों को पैसा दिया। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, यही खजाना बाद में खाली भी होने वाला था। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसके अब तक के सबसे बड़े आकार तक फैलाया। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका राज था। इतना ही नहीं, उसने इस्लामी कानूनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार करवाया, जिसे फतवाए आलमगीरी कहते हैं। और लाहौर की वो मशहूर बादशाही मस्जिद, वो भी उसी ने बनवाई थी। और अब हम आते हैं औरंगजेब के शासन के सबसे सबसे ज्यादा विवादित हिस्से पर, उसकी धार्मिक नीतियां। असल में यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो उसे हीरो और विलन दोनों बनाती है। और इन्हीं नीतियों ने पूरे साम्राज्य में बगावत की आग लगा दी थी। और यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ देखिए, 100 साल बाद उसने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, कई मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, सिख गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ एक हैरान करने वाला सच ये भी है कि उसके प्रशासन में किसी भी मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू मनसबदार यानी कि अधिकारी थे, और उसने कई हिंदू और जैन मंदिरों को मेंटेनेंस के लिए ग्रांट्स भी दी। तो फिर सवाल वही है कि वो कौन था, एक धार्मिक कट्टरपंथी या एक चतुर शासक जो धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहा था? यही वो पहेली है जो आज तक सुलझी नहीं है। तो इन नीतियों और लगातार जंगों की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दक्कन में मराठों के साथ दशकों तक चली एक ऐसी लड़ाई जिसने साम्राज्य को थका दिया। मथुरा के पास जाटों ने बगावत कर दी। मारवाड़ के राजपूतों से लगभग 30 साल तक जंग चली। गुरु की हत्या के बाद सिख समुदाय और ज्यादा मिलिटराइज्ड हो गया। मतलब साम्राज्य के हर कोने से विद्रोह की चिंगारियां उठ रही थीं, और इन सब ने मिलकर साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। जरा सोच कर देखिए, एक बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल लगातार जंग के मैदान में बिता रहा है। दक्कन की वो लड़ाई
एक ऐसी जीत साबित हुई जिसमें जीत से ज्यादा तबाही थी। उसने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया और साम्राज्य को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। तो सवाल ये है कि आज औरंगजेब की विरासत क्या है? उसके कामों की गूंज आज भी हमारे वर्तमान में सुनाई देती है, और यही वजह है कि उसकी विरासत पर आज भी इतनी बहस होती है। अपनी मौत से ठीक पहले औरंगजेब ने अपने बेटे को एक खत लिखा था। उसमें उसने कहा, मैं इस दुनिया में एक अजनबी आया था और एक अजनबी ही जा रहा हूँ। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मेरा नसीब क्या है। एक इतना ताकतवर बादशाह और उसकी जिंदगी के आखिर में ये शब्द, ये शायद उस इंसान के अंदर के अकेलेपन और बेचैनी को दिखाते हैं। ये वो पल है जहां बादशाह के पीछे का इंसान झांकता हुआ दिखता है। और यही वो जगह है जहां इतिहास आज की राजनीति का हिस्सा बन जाता है। देखिए, पाकिस्तान में उसे अक्सर एक हीरो की तरह पेश किया जाता है जिसने इस्लाम को मजबूत किया। वहीं भारत में उसका नाम अक्सर धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक बन गया है। सोचिए, एक ही इंसान, लेकिन दो देश और दो बिल्कुल एक दूसरे से उलट कहानियां। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब इतिहास में इतने सारे सच एक दूसरे से टकरारे हों, तो क्या कोई एक अंतिम कहानी, एक फाइनल सच हो सकता है, या फिर इतिहास हमेशा वही होता है जो हम उसे बनाना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।